हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज की पेपर नंबर 6 के डिस्कशन के बारे में। पेपर नंबर 7 भी आज ही अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक पेपर और आएगा, ठीक है। तो पेपर नंबर 6 के डिस्कशन पे चलते हैं। पीवाईक्यूज वगैरह धीरे धीरे आ रहे हैं। टॉप 200 पीवाईक्यूज भी जल्दी आने वाले हैं, एक आध दिन और लगेगा बस, मैक्सिमम एट मैक्स, है ना। तो मैं कर रहा हूँ कोशिश कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तुम ये मान लो कि 16 या 17 को आ जाएंगे, 17 तक तो आ ही जाएंगे हर हाल में, ठीक है। तो स्टेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं अपना। क्या कह रहा है? कह रहा है 4 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स 148 were collected on 1st March 2023 and kept in a sealed tube on 1st November 2023 को जब हमने देखा इसे, it was found to contain 0.5 ग्राम of it remained। ठीक है, तो हमें हाफ लाइफ बतानी है। तो इसमें होता क्या है कि जब गड़बड़ क्या होगी इसमें सवाल में, कि हम लोग क्या करेंगे 1 मार्च से अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें 1 नवंबर तक, तो भाई अगर काउंट करोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक काउंट करोगे तो कितने दिन हुए टोटल? 8 महीने, यानी 240 दिन हुए। जैसे ही तुम 240 दिन लिखोगे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंट करो जरा, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और 31, तो ये कितने हो जाएंगे? 245 डेज आएंगे। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, लोग 245 डेज काउंट नहीं करते। अगर 245 डेज काउंट कर लोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। तो के की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2.303 अपॉन 245। लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? 4 ग्राम था और बाकी लास्ट में कितना बचा? 0.5 बचा, तो ये कितना हो गया? 8 जा हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2.303 अपॉन 245 इंटू, इसे लिख दें 3 log 2। तो इसे लिख दें 3 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 245। ये के की वैल्यू आ गई। आ गई। अब हमें निकालना है क्या? हाफ लाइफ निकालनी। तो टी हाफ किसके बराबर होगा? टी हाफ होगा किसके बराबर? 0.693 अपॉन के बराबर होगा। 0.693 अपॉन के बराबर होगा, तो वैल्यू रख दो यार यहाँ पे, 0.693 अपॉन 3 इंटू 0.693 इंटू 245। तो 0.693 से 0.693 कैंसिल हो गया, इसीलिए log 2 को हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्मार्टली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो तो 3 8 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 7 जा, ठीक है। तो 81.67 आ गया। तो ये आंसर आ गया बी, ठीक है। अगले सवाल पे चल सकते हैं। बात समझ में आई कि काउंटिंग में दिक्कत हो सकती थी, तो ध्यान से काउंटिंग करनी है, ठीक। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट सी बताना है, ठीक है, और हमें रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है। ये क्या है? ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है? मास्किंग करता है। अब मास्किंग किसकी करेगा? यहाँ पे डेल्टा प्लस देखो और यहाँ पे डेल्टा प्लस देखो, कहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है? इस पोजीशन पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा। कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ कमेंट करके। और टेंशन मत लो यार, कर रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या हो रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे मास्किंग कर देगा, तो क्या बनेगा? क्या ए क्या बन गया अपना? ए बन गया, जो इसकी मास्किंग हो गई, तो ये बन गया। अब LiAlH4 से रिडक्शन हुआ। जब LiAlH4 से रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि ये टूट जाएगा मास्किंग वाले पे, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो तो स्टेबल है, एसिडल। और ये टूट के बन जाएगा CH2OH यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा CH2OH, ठीक। फिर H3O प्लस डालेंगे। H3O प्लस डालने से क्या होगा? CH2OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन है, बीच में CH2 है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन और बीच में C डबल बॉन्ड हुआ है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर ए आ गया। सिंपल सवाल। ये ध्यान रखने की बात थी कि हम किसे मास्क करेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा? इफ ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड विल बी। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन आता है? 4s आता है, 4p आता है और 4d आता है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 4s में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। p में कितने आ जाएंगे? 15। और d में कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे, क्योंकि d में 5 होते, 5 इंटू 5, p में 3 होते, 3 इंटू 5। तो टोटल कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो ये आ गए कितने? 45 एलिमेंट्स आ गए।
आ गए आसानी से, तो आंसर सी हो गया इसका। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। अब NH4+ में अगर देखेंगे तो NH4+ क्या है, NH4 में तो 4 बॉन्ड है, कोई सिग्मा मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का केस है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये sp3 हो गया और टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक, BrF3 को देखो, BrF3 में क्या होगा, BrF3 में कई लोग जल्दी में BF3 लिख लेते तो गड़बड़ हो जाती है। BrF3 में ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन से लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे बेंट्स रूल की वजह से, और फ्लोरीन को ऐसे रख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, टी शेप बन जाएगी। ये क्या बन गया, sp3d बन गया, और शेप कैसी आ गई, शेप टी शेप आ गई। शेप क्या आ गई, टी शेप आ गई। BrF5, BrF5 को देखना जरा, BrF5 में क्या हुआ, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3d2। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो नहीं होगा, ये तो बात गलत हो गई, तो यही हमारा आंसर भी है। तो इसे कैसे देखेंगे कि Br रखा और F5 लगा लिया, ऑक्टाहेड्रली अरेंज करेंगे इसे, और एक लोन पेयर, तो ये स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। ठीक, और SF4 कैसा आ जाएगा, SF4 तो सीसॉ है ही, बिल्कुल सही है, क्योंकि S में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और F यहाँ आ गया, F यहाँ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीसॉ बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सी। इनकरेक्टली मैच बताना, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब अगला देखो सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसकी SOCl2 से रिएक्शन करानी। SOCl2 का काम क्या होता है, ROH की रिएक्शन जब हम SOCl2 से कराते हैं तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसे, ये कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है ROH को RCl में। ठीक है, और SO2 और HCl बनती है, डार्डेन्स प्रोसेस। तो ये फिनॉल वाले OH को टच नहीं करेगा, इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा, तो इन दोनों को कन्वर्ट करके कौन सा आंसर आ जाएगा, इन दोनों कन्वर्ट करके देख लो आंसर कौन सा आ रहा है, ये अलग कन्वर्ट हो गया, ये अलग कन्वर्ट हो गया, तो आंसर ए आ गया इसका। ठीक, क्योंकि फिनॉलिक OH को कन्वर्ट करना SNI नहीं हो सकती, ये कौन सा एग्जांपल है, SNI का एग्जांपल है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमें सैलिसिलिक एसिड और मिथाइल सैलिसिलेट को डिफरेंशिएट करना है। तो मिथाइल सैलिसिलेट और सैलिसिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, ये एसिड है और ये एस्टर है। एसिड और एस्टर को सेपरेट कैसे करेंगे, NaCO3 से। NaOH से दोनों रिएक्शन कर लेगा, सोडियम से भी दोनों रिएक्शन करेगा, और दोनों फिनॉल है तो फिनॉल से भी रिएक्शन हो जाएगी, तो NaCO3 से ही हम लोग इसे सेपरेट कर पाएंगे। क्या होती है रिएक्शन, RCOH की रिएक्शन जब NaCO3 से होती है, और इस पे हम लगा देते हैं कार्बन 14। ठीक, तो इससे क्या बन जाता है, RCO माइनस बनता है, Na+ बनता है, और बन जाती है CO2 कार्बन 14 वाली, और वाटर। तो ये एसिड को सेपरेट करने के लिए या देखने के लिए अच्छा सा एक तरीका है। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टू आयंस Mx+ एंड My+ ऑफ द एलिमेंट M26 इज फाउंड टू बी दिस। अगर म्यू की वैल्यू 5.916 आ रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यार, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5। कैसे, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 होता है, तो ये √35 के बराबर है। तो कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं और Fe हमने जो M लिया है वो Fe है बेसिकली M। अब हम इसे Y+ में अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar3d6 और 4s2। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो Y या X में भी बाद में देख लेंगे कौन है Y और कौन है X। ठीक, क्योंकि दोनों का मिला के आ रहा है, तो अगर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइनल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 3d5 लिखना पड़ेगा। 3d5 लिखने के लिए हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2।
क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन y है और हम जानते हैं Fe +2 और +3 में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर Fe2+ और Fe3+ में अगर कोई पूछे कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए My+ जो होगा वो कम स्टेबल होगा किससे? Mx+ से। ठीक? सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए। बस तुम्हें ये देखना था कि 26 है तो इसका मतलब क्या है, ये आयरन है। ठीक? अगला क्या कह रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम एलिमेंट इज चेंजिंग। अब कह रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इन NaOH। अब NaOH में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक मेटल है, NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता? NaAlOH होल 4 बना देता। ठीक, तो ये पहले था sp2, अब क्या हो गया? sp3 हो गया। तो इसमें तो चेंज हो रही है भाई, पहले में तो चेंज हो रही है। ठीक, दूसरे में कह रहा है कि B2S6 डिसॉल्व इन किसमें? THF। तो B2S6 को जब हम THF में डिसॉल्व करेंगे, तो B2S6 को जब हम THF में डिसॉल्व करेंगे तो ये इस पे अटैक करेगा, इसे खोल देगा ऐसे। तो बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा होगा वो BH3 टाइप का कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पहले कैसा था? पहले भी sp3 था और अभी भी कैसा है? sp3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। SiF4 वेपर पास थ्रू HF। अब SiF4 को रिएक्शन तो पता होनी चाहिए। SiF4 की रिएक्शन जब HF से होगी, देखो इसे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किया गया, बेहद सुंदर सवाल है। तो इससे बन जाएगा H2SiF6। तो ये पहले sp3 था, अब क्या हो गया? sp3d2 हो गया ये। तो इसमें चेंज हो गया, 6 हो गया ना। सॉलिडिफिकेशन ऑफ PCl5। PCl5 जब वेपर्स में सॉलिडिफाई होता है तो क्या बनता है? PCl4+ और PCl6-। तो ये sp3d था और ये क्या बन गया? sp3 और sp3d2 बन गया। तो इसमें भी चेंज हो गया। ठीक, तो इसमें भी चेंज हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 1, 3 और 4 आ गया आंसर। तो 1, 3 और 4 आंसर हमने सी मार्क कर दिया। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट बनाना, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज करता है लेकिन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लैम्डा m किसके बराबर होता है? कप्पा × 1000/m होता है ना। तो जब m डिक्रीज करेगा तो लैम्डा m क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। अगर ये सही हो गया तो बाकी को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शंस ही हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस द डाइल्यूशन, है तो गलत हो गया। बोथ डिक्रीज करे गलत बात, तो बोथ इंक्रीज करे ये भी गलत बात है। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया आसानी से। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल फिर से स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत लोगों को चाहिए, तो यार स्टेटमेंट वाले सवाल है ना, ध्यान से देखना जरा। कह रहा है कि एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCl, ये तो गलत बात है। एल्काइन तो कम रिएक्टिव होती हैं। बेरिलियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मीथेन, बिल्कुल ठीक बात है ये कि BeC2 की रिएक्शन जब हम लोग वाटर से कराते हैं तो CH4 बन जाता है और BaOH होल ट्वाइस बनता है। तो ये तो सही बात है। ठीक, कह रहा साइक्लोहेक्सीन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बिल्कुल नहीं, साइक्लोहेक्सीन कैसी है? सिमेट्रिक है। तो चाहे तुम HBr से रिएक्शन कराओ या फिर HBr पेरोक्साइड से कराओ, एक ही बात है कि नहीं? दोनों केस में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना यार, यहाँ Br लग जाएगा बस। ठीक, करा 2-फ्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH गिव्स 2-ब्यूटेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। नहीं, इसमें क्या होगा? 2-फ्लोरोब्यूटेन है। आंसर मैंने मार्क कर दिया, लेकिन अगर हम फिर से बात करें अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर हम इसे हीट करेंगे तो इससे हमारे पास 1 ब्यूटेन बनेगी और E1CB मैकेनिज्म है। कैसी है? E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होगा काम। तो आंसर तो हमारा बी आ गया, लेकिन चारों ऑप्शन को पढ़ के हम इंफॉर्मेशन को और अच्छे से रिकलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या करा? करा अ नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स ऑफ एन ऑड इलेक्ट्रॉन, a nitrosyl complex, the odd electron of nitrogen is coordinated with nitrosyl is transferred to the vacant n-1d subshell of a central atom. Hence the spin only magnetic moment of the complex is। अब जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया हो गया है, जरा देखना जरा, KCrCN4 अमोनिया और NO। ठीक, इसमें NO 0 हो गया, 0 हो गया, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गई। जब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +3 आ गई। तो
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आई क्रोमियम की, सॉरी +3 नहीं, मतलब इसे यहाँ पे अरे गड़बड़ होगी, क्योंकि एनओ ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ना, तो ये NO+1 में होगा यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। अब क्रोमियम +2 में आ गया, क्रोमियम +2 में तो क्या हो गया, क्रोमियम +2 में है तो आ गया कितना 24, क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, AR 3D4 होगा। अब 3D4 लिया और CN कैसा लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यार एनओ ने इलेक्ट्रॉन दिया वो मैं भूल गया था, इसलिए मैंने वो 0 लिख दिया। एनओ ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उसका +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा पेयरिंग के बाद ऐसा आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2 × 2 + 2, यानी कि √8 बोर मैग्नेटॉन। तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो जा रही है, जल्दी जल्दी नहीं करना, ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि द आयनेशन कांस्टेंट के ऑफ द अबव एसिड इज इंक्रीज्ड बाय, के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगला कह रहा हाउ मच मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड बाय पासिंग 965 एम्पियर करंट फॉर 100 सेकेंड्स थ्रू द मॉल्टन AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अनअटैक्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है तो क्या है, AgNO3 से हमें क्या डिपॉजिट कराना, Ag, तो W = ZIT लगा देते हैं हम लोग। Z की वैल्यू होगी 108/1 × 96500 × 965, I की वैल्यू और T की वैल्यू 100 हो गई, तो ये सब कैंसिल हो गया आपस में, तो 108 ग्राम्स आंसर आ गया इसका। सिंपल सवाल, आसानी से लग जाएगा। अगला सवाल, पेपर थोड़ा सरल तुम्हें लग रहा हो क्योंकि प्रैक्टिस ही तो हो गई है ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमें बताना कौन सा है, तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें रेजोनेंस कर रहा है, इसमें रेजोनेंस कर रहा है और इसमें भी रेजोनेंस कर रहा है, इसमें नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो बेसिसिटी मैक्सिमम होगी, होगी, सही है। अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो बेसिसिटी कैसे होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला इनऑर्गेनिक का सवाल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है इस बात को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो एटॉमिक रेडियस है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक ठीक। अगला क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ये ठीक लिखी है, कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेसिस, ये एरो कुछ उल्टे सीधे लगा दिए, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। और सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है नहीं घटती है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KI3, KI3 में क्या है, I3 माइनस है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी वो -1/3 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी, ठीक। अगला देखते हैं। अगला कह रहा था आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। ये तो यार गैडोलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 64 एटॉमिक नंबर है और लिखेंगे तो 4f7 5d1 और 6s2, इसे याद रखना है भैया, रिमेंबर कर लो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल याद होने ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सवाल दिया गया जो तुम्हें ये रियलाइज कराए कि तुम्हें आंसर नहीं पता था। कितने लोगों को पता था, कमेंट करके जरूर बताओ, है ना, कितने लोगों को पता है। अगला कह रहा हाउ मच वर्क इन किलोजूल पर मोल इज डन बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1.2 मोल ऑफ गैस फ्रॉम 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसके लिए तो सीधे फॉर्मूला यूज कर देंगे, -2.303 nRT log ऑफ V2/V1, तो क्या -2.303, n की वैल्यू हो गई 1.2, r की वैल्यू हो गई 8.314, इंटू टी की वैल्यू हो गई कितनी 300 log ऑफ 10V/V, तो ये तो log 10 ही हो गया। तो इसे सॉल्व कर दो तो आ जाएगा -6892.9 जूल्स, यानी कि हम लिख दें 6.892 किलो जूल, सीधे लिख दें, खत्म हो जाएगा सवाल, और वो माइनस साइन के साथ, ठीक। एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि
हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स आर फॉर्म इन द अबव रिएक्शन, डू नॉट कंसीडर स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर हटाने के लिए कहा है और तुम्हें रिएक्शन जो करा रहे हैं वो कौन सी है, क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं, क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं। तो क्या करो, पहले तो CH3CH OH बना सकते हैं इससे, मतलब इसे अगर देखो तुम ध्यान से तो CH3CHO लिख लो ऐसे और CH3COH लिख लो। अब हमें कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, तो सेल्फ का कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ का ऑप्शन करेंगे तो इससे 6 आ जाएंगे, इससे 4 ही आएंगे। तो क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या करो, एक बारी इस पे अटैक करा देते हैं, ठीक, एक बार इस पे अटैक करा दिया और दूसरी बारी एल्डिहाइड अटैक कर देगा, किस पे, कीटोन पे, कीटोन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा ये, तो कितने प्रोडक्ट ऐसे बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले केवल 2 प्रोडक्ट बने, स्टीरियोआइसोमर काउंट नहीं करने, तो जिंदगी हमारी आसान है, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट Ni अमोनिया 6 3+। अब कोबाल्ट अमोनिया 6 3+ हम कई बार बात कर चुके हैं, क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट 27 CO+3 में क्या हो जाएगा, Ar3D6, सब कुछ पेयर हो जाएगा, 3D6 में सब पेयर हो जाएगा भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आंसर आ जाएगा D2sp3 और ऑक्टोएटल, तो D2sp3 और ऑक्टोएटल आंसर आ गया अभी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग इंटीजर वाले क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। इंटीजर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स PCl5 BrF5 ClF5 PF5 ClF3 XCF4 XCF2 एंड XIF5, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। अगर स्क्वायर पिरामिडल चाहिए तो PCl5 कैसा होता है, PCl5 तो TBP होता है, BrF5 IF5 ClF5 ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो ये कैसे होंगे, सारे स्क्वायर पिरामिडल होंगे, ये कैसे होंगे, स्क्वायर पिरामिडल होंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर में अगर हम लिख दें तो यहाँ पे मतलब FF लगाए जा सकते हैं और एक लोन पेयर यहाँ दिखा सकते हैं, दिखा देंगे, तो EClVri हो सकता है, ठीक, तो ये सही है। ClF3 कैसा होता है, ClF3 की तो टी शेप होती है, कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर, तो sp3d हो गया, यानी कि टी शेप हो गया है, ठीक। XCF4 स्क्वायर प्लेनर होता और XCF2 लीनियर होता, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। इससे तुम्हारी पूरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाली कहानी पूरी तैयार हो जाएगी अच्छे से। अगला कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 किस में है। देखो भाई, हम क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ड्राइंग बना लेते हैं, क्योंकि जिससे आंसर गलत ना आए। तो इसकी भी +6 आ गई और इसकी भी +6 आ गई, कैसे, -2 +2 -1 तो टोटल कितना हो गया चार्ज, +6 हो गया इस पे, दूसरे पे भी ऐसे हो जाएगा। तो इस पे हो गई। H2SO5 का भी स्ट्रक्चर बना लो बेटा, तो इस पे भी +6 आ गई। H2SO3 पे +4 आ गई, इस पे +6 आ गई, इस पे +6 आ गई, इस पे +6 आ गई और इस पे +4 आ गई। तो +6 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए ऐसे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। सबके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करनी है, स्ट्रक्चर बनाए बिना नहीं जाना, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगी, कल को ये पूछ लेंगे किसमें परऑक्साइड लिंक किया जाए, परसों ये पूछ लेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, किसमें वाटर डाल सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन द ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.125 grams of organic compound give 20 ml of nitrogen collected over 300 Kelvin temperature and to 725 atmosphere pressure. If the aqueous tension is 25 millimeter of mercury, then the percentage of nitrogen in the compound, हमें percentage of nitrogen in the compound बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को,
हम पहले निकाल लेंगे, हमें एक्वस टेंशन दी है और प्रेशर दिया है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू 725 -25 यानी कि 700 mm ऑफ मरकरी। अब हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पता लग गया, मास पता है, हमें क्या निकाल लेना है, हमें इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। तो ये हो गया क्या, पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा दें, सब कुछ हमें पता है। पी कितना हो गया 700/760, क्योंकि हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम हमें दिया 20 ml दिया है तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, एन की वैल्यू एन रखने दी और आर की वैल्यू 0.0821 रख दी, इंटू 300 हो गया। ठीक, तो यहाँ से एन को सॉल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो गया, एन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 70 इंटू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 776 इंटू 300 इंटू 0.082। इससे ये डेसिमल सारे कट गए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया, तो ये बचा कितना 14/76 इंटू 3 इंटू 82। ठीक, ये बचा एन की वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा 24 इंटू 14 इंटू 28/76 इंटू 3 इंटू 82। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आ गया डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 14 इंटू 28/76 इंटू 3 इंटू 82, ये तो मास था, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.125। इसे पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16.77% के लगभग। ठीक, तो बिल्कुल बुद्धि लगाए बिना हमें नाइट्रोजन जो निकल रही थी उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, और मतलब मोल्स मेजर कर लिए, मास निकाल लिया और परसेंटेज आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 0.1 मोलर लिक्विड solution of COCl3 ammonia shows delta TF this. Assuming the degree of dissociation is unity and the coordination number of complex is 6, the ratio of coordination number with X will be, X हमें coordination number का रेशियो निकालना है। तो ये सवाल है, आसानी से कैसे होगा, हमें दिया डेल्टा TF की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी I इंटू KF इंटू M। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई 0.558 इज इक्वल टू I इंटू KF की वैल्यू होगी 1.86 और मोलल है 0.1। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 0.558 डिवाइडेड बाई 0.186, तो ये तो 3 टाइम्स ही है बिल्कुल, तो I की वैल्यू आ गई 3। अब अगर I की वैल्यू 3 आ गई तो हमें 3 आयंस चाहिए, 3 आयंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, CO अमोनिया को हम ऐसे लिख लें क्या कि 5 हो जाए, Cl एक अंदर आ जाए और 2 Cl बाहर आ जाए, जिससे कि जब ये ब्रेक हो तो केवल 2 ही आयंस, 3 आयंस में ब्रेक हो। ठीक, तो I की वैल्यू आ गई 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गई, द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विद एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये 5 है, तो 1.2 आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स टू द नंबर ऑफ अकायरल कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें कायरल कौन कौन है, 1 2 3 4 कायरल हैं, कितने हैं, कायरल कितने हैं 4, अकायरल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, अकायरल कितने हैं 8। तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 4/8 यानी कि 0.5 हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये पेपर भी डिस्कस हो गया पूरी तरह से। अगले पेपर का डिस्कशन और एनालिसिस जरूर आएगा, पहले तुम पेपर सॉल्व कर लो, है ना, पेपर अपलोड हो जाएगा अभी 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे में तो पेपर अपलोड हो जाएगा, तो बस पीडीएफ में ही आएगा, उसे कर लो सॉल्व, और मैं पीवाईक्यूज भी लेके आ रहा हूँ। और अगला जो टॉपिक है श्योर शॉर्ट का वो केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, है ना।